गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का जो पाठ संख्या 7 था, परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, उसमें हम पढ़ेंगे नील्स बोर के सिद्धांत के बारे में। नील्स बोर का सिद्धांत क्या कहता है, नील्स बोर के सिद्धांत के अंदर कितने पॉइंट हैं, उसके बारे में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुनिए, नील्स बोर क्या बताता है कि परमाणु का जो केंद्र भाग है, अपने यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये परमाणु का केंद्र भाग हो गया। परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक कहते हैं, जिसके अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर ये धनावेशित और इस पे कोई आवेश नहीं होता। तो हमने पढ़ना है पहला पॉइंट कि परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। नील्स बोर के सिद्धांत का पहला पॉइंट ये है। 2 नंबर बात हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में हमने पढ़ना है कि फिर आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर कहाँ है, ये वाला भाग, ये वाला भाग। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या यानी निश्चित त्रिज्या पर और निश्चित ऊर्जा स्तर वाले पथ पर चक्कर लगाता है, और इस चक्कर को कहा जाता है, ये जो हमने गोला बनाया है इसके चारों ओर, इसको परमाणु में कहा जाता है कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर व पथ में चक्कर लगाता है। इस पथ को कहा जाता है कक्षा, कोश, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट था परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक कहते हैं, और उसमें धनावेशित कण कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये हमने परमाणु का केंद्र भाग बनाया था। यहाँ पर 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, यानी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा स्तर वाले पथ में चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। फिर आपने लिखना है कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वर्त के रूप में होती हैं। यानी सकेंद्रीय वर्त उसे कहते हैं जिन वर्तों का केंद्र एक हो। तो इन सभी के ये जो कक्षाएं हैं, इनका केंद्र क्या है, ये एक है। तो ये सभी कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वर्त के रूप में पाई जाती है, यानी इन सभी का केंद्र एक होता है। इन्हें n से दर्शाया जाता है, यानी टोटल संख्या कोई भी हो उसको किससे दर्शाया जाएगा, n से, नंबर ऑफ। और इनका मान सदैव पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में होता है। ये कभी ऐसे नहीं होता 2.3 या -1, ऐसे नहीं होता। इनका मान सदैव पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में होता है जी। फिर आपने याद रखना है कि इन्हें K, L, M, N से दर्शाया जाता है। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये बड़ा नाभिक, ये इसके पहले की कक्षा हुई। फिर इसमें हमने क्या याद रखना है, इसमें हमने याद रखना है कि ये पहला कोष जो होता है इसे कहते हैं K कोष, फिर L कोष, फिर इसी प्रकार ये हो गया आगे एक नया कोष जिसको कहते हैं हम क्या, M कोष। तो इस प्रकार इनको दर्शाया जाता है K, L, M, N से। अब है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, यानी जब n का मान 1 है तो कोष क्या होगा, K कोष। फिर n का मान बढ़ेगा थोड़ा तो 2 होने पर कोष क्या हो जाएगा, L कोष। इस प्रकार जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, उसकी नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। यानी 1 था तब इतनी दूरी, 2 हुआ तो दूरी और बढ़ गई। नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इनके अंदर ऊर्जा का जो मान है या ऊर्जा का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े। परमाणु के केंद्र भाग को नाभिक, धनावेशित कण प्रोटॉन इसमें पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, जिसे कक्षा, कोश, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षा नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वर्त के रूप में होती है, जिसे n से दर्शाया जाता है। ये सदैव पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में होती है, और इनको K, L, M, N से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है n का मान बढ़ने पर इसकी नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है, और इसमें ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। अब अपने ने पढ़ना है 3 और पॉइंट, उनके बाद
आगे 5 नंबर पॉइंट है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr बराबर h/2π। यहाँ पर m जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h होता है प्लांक स्थिरांक, v जो होता है v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या होगा, r इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में परिपथ में चक्कर लगा रहा है, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या को कहते हैं r। तो आप सभी को याद रखना है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या और h होता है प्लांक स्थिरांक। तो आपने याद रखेंगे क्या कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr बराबर h/2π, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में ही केवल चक्कर लगा सकता है जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग कितना हो, nh/2π। इलेक्ट्रॉन खुद का कोणीय संवेग कितना है, mvr बराबर h/2π, और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग कितना होगा, nh/2π। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी वो चक्कर लगाता है जब, तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जब इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद है कि जब इलेक्ट्रॉन, डायग्राम से सीखेंगे हम कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से चला जाता है, कहां पर, उच्च ऊर्जा स्तर में, ऊपर की ओर चला जाता है। यानी इस तरह से निम्न से चल जाएगा, कहां पर, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा जब वो बाहर से क्या करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करेगा। और यदि उसमें से ऊर्जा निकल गई तो वो क्या करेगा, यानी उसने ऊर्जा बाहर निकाल दी तो वो उच्च से कहां चला आएगा, वापिस निम्न में चला आएगा। वही बात है, अगर अमीर आदमी है, ज्यादा ऊर्जा है उसके पास, तो बड़े घर में रहेगा, नीचे घर से वो बड़ा घर बना लेगा। और यदि उसकी सारी पूंजी गई, ऊर्जा गई, तो वो वापिस से ऊंचे घर से कहां पे आ जाएगा, नीचे घर में। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा को जब अवशोषित करेगा, यानी उसके पास ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। और जब उत्सर्जित का अर्थ होता है निकाल देना, जब उससे ऊर्जा निकल जाएगी तो वो उच्च से वापस कहा जाएगा, निम्न में। और इस प्रकार वह एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करता है, रेखिक स्पेक्ट्रम का। ये था नील्स बोर का सिद्धांत। अब हमने जो कल पढ़ा था रदरफोर्ड, उसकी सीमाएं या कमियां पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे नील्स बोर की सीमाएं या कमियां। क्या क्या कमी थी, तो छोटी छोटी कमियां याद रखना है कि रदरफोर्ड की कमी तो ये थी, सबसे पहले इस परमाणु सिद्धांत की सीमाएं ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। दूसरा, रदरफोर्ड परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर सका। 2 कमियां थी, एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करना और इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं करना। इसी प्रकार हमने आज जो पढ़ा नील्स बोर, उसकी भी कुछ कमियां या सीमाएं थी। क्या थी, देखिए, नील्स बोर का ये जो परमाणु मॉडल था वो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू नहीं होता था। यानी अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा हम स्पष्ट नहीं कर सकते भी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यह जो परमाणु मॉडल है यह अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू नहीं होता। 2 नंबर, नील्स बोर रासायनिक बंध बनाकर अणु बनने की क्रिया को नहीं समझा सका था। यानी उसने परमाणु के बारे में सारा कुछ बताया, लेकिन उसने रासायनिक बंध बनना और रासायनिक बंध बनकर अणु बनने की, परमाणु के जुड़ने की क्रिया को वो नहीं बता सका। तीसरा, नील्स बोर कहता है कि रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, एक ही रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, जबकि हम उच्च भेदन क्षमता यानी हाई पावर वाले क्षमता वाले उपकरणों से जब देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जो एक से अधिक रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या कमियां रही इनकी, एक तो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू नहीं होता,
2 रासायनिक बंध बनकर अणु बनने की क्रिया को नहीं समझा इसका, और 3 उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखते हैं तो ये ज्ञात होता है कि यह जो परमाणु मॉडल है, कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जो एक से अधिक रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। अब हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं इसी पार्ट से, आपने कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों को करना है। जैसे परमाणु के बारे में बताने वाले भारतीय दार्शनिक या वैज्ञानिक कौन थे, तो पुखदा काव्याम तथा महर्षि कनाद। सर्वप्रथम एटम बंद किसने दिया, तो ल्यूसिकस व डेमोक्रेटिस ने दिया था। और एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना था, जिसका अर्थ होता है जिसको काटा न जा सके। फिर हमने डोल्टन का सिद्धांत पढ़ा था, इसके 6 बिंदु थे, 6 बिंदु आपने कॉपी में लिख लेने हैं। फिर थॉमसन के प्लम पुडिंग सिद्धांत के बारे में हमने जितना पढ़ा था वो सारा लिखना है आपने। और फिर हमने पढ़ना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु, यानी उसने जो परमाणु मॉडल दिया था उस परमाणु मॉडल के बारे में। फिर उसने जो प्रयोग किया था, अपने ने यहाँ पे लिखा था प्रयोग, फिर उसका प्रेक्षण, निष्कर्ष, और जो आज हमने पढ़ी थी सीमाएं, उन सीमाओं को लिखना है। फिर नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु व सीमाओं के बारे में आपने बताना है भाई। ये हमारा गृह कार्य है और आप ये लिखित कार्य अनिवार्य रूप से करेंगे भाई। कल हम क्या करेंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने जो पहले करवाया वो हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप ऐसे करेंगे, कल से हम संडे वाले दिन जो रविवार होगा उस दिन पुराने जो लेसन हमने किए हैं उनके प्रश्न उत्तर किया करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।